गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करें। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं नीट के लिए। ठीक है, क्विक रिवीजन हो रहा है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। खैर, क्विक रिवीजन हो रहा है। क्विक रिवीजन में हम लोग फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं। फास्ट पूरा थॉरोली नहीं पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का पैटर्न है और हम लोगों ने काफ़ी कुछ मैकेनिक्स में रिवाइज कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। याद रहेगा, हम लोग आज जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो रोटेशनल मोशन रिवाइज करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन जो है वो रिवाइज करने जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन रिवाइज करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो रोटेशनल मोशन चैप्टर की शुरुआत सेंटर ऑफ मास से है। पहले सेंटर ऑफ मास है, फिर रोटेशनल मोशन है। पहले रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझाया है सेंटर ऑफ मास को लेकर के, और उसके बाद फिर आगे उसमें रोटेशनल मोशन ऐड किया गया है। चैप्टर में हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी चैप्टर का नाम रख सकते हैं, है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, रिजिड बॉडी मोशन की बात। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटर ऑफ मास से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, इस चैप्टर का जो पहला जो सेक्शन है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सबसे पहला जो चैप्टर है, पार्ट है इसका, दैट इज सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोजीशन की बात आती है। सबसे पहले पोजीशन की बात आती है सेंटर ऑफ मास की। एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे आपने ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, यहां से ये x है, ये y है, ये z है। अब देखिए यहां पर दो मासेस आपने बनाए हैं, एक मास m1 है और दूसरा मास यहां पर m2 है। ठीक है, पहले वाले मास का जो पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट वाले मास का वो r1 है और दूसरे वाले मास का पोजीशन वेक्टर है ये r2 है। फर्स्ट वाले मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और जो सेकंड वाला मास है उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताता है, किसी पार्टिकल की पोजीशन बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले वाले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर r2 है। मान लीजिए दोनों का पोजीशन वेक्टर है r1 r2 और दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है यहाँ, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है RCM है। समझ में आ रहा है? इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो RCM है। RCM का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये है, ये RCM है, ये R1 है, ये R2 है, दो मासेस हैं। तो हम लोग यहां से जो फॉर्मूला इसका बना लेते हैं वो है RCM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, या इसको लिखा जा सकता है समेशन ऑफ MR अपॉन समेशन ऑफ M, ठीक है, अप टू n I इक्वल्स टू 1। ठीक, अप टू n I इक्वल्स टू 1। ये है R सेंटर ऑफ मास। दिस इज R सेंटर ऑफ मास, समेशन ऑफ MR अपॉन समेशन ऑफ, ठीक है ना। जितने पार्टिकल होंगे सबके पोजीशन वेक्टर है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके साथ, मास के साथ। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MR, समेशन ऑफ MR, ठीक है, लिख तो दिया है, ठीक है। दिस इज वी हैव रिटन इट, समेशन ऑफ MR, इसमें वेक्टर का साइन लगा देना है, समेशन ऑफ MR, ओके। तो ये आपका R ऑफ सेंटर ऑफ मास है, R ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन एक बात बताएं आपको, ये पोजीशन वेक्टर एक साथ नहीं निकालना होता है आपको, ये भी ध्यान रखिए। यहां पर आपको
कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। कैसे? इसके मान लो कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 z1, ठीक, और इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2 और z2, ये तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं। एक तरफ दिया हुआ है x1 y1 z1 और दूसरी तरफ दिया है x2 y2 z2, दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो यहां से देखो क्या होगा पता है, ये आएगा x ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, और z ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट इज m1 z1 और m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये x y और z है, यहाँ पर x ऑफ सेंटर ऑफ मास है m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, y ऑफ सेंटर ऑफ मास है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, z ऑफ सेंटर ऑफ मास है m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप बताइए, ये फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे, ये देखने का फॉर्मूला है, लगाने का वो है। कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको सबके अलग अलग और आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? दोनों बातें, कोऑर्डिनेट दिए भी हो सकते हैं, नहीं भी दिए हो सकते हैं। अगर दिए हैं वेल एंड गुड है, नहीं दिए हैं तो कोऑर्डिनेट आपको निकालना आना चाहिए। याद रहेगा, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना आना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तब तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना है और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने एक ट्रायंगल बना लिया है और इस ट्रायंगल में क्या है, एक मास यहां पर m है, ये 2m है और ये 3m है, ये r करके मान लीजिए साइड की लेंथ है ABC, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A। ये जो A पॉइंट है ना, यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछ रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A? क्लियर है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A, ABC, ये ABC, A पर m है, B पर 2m है, C पर 3m है, इस तरीके से। तो यहां पर जो है पोजीशन पूछ रहा है, क्या होगी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे करेंगे देखो। अब ये A वाला पॉइंट है ना, यहां से इसको यहां से आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, ये x एक्सिस है और ये ऊपर मिला दीजिए इसको, ये y एक्सिस। देखो, जिस पॉइंट से पोजीशन पूछेगा उसको ओरिजिन बना लेना। क्या करना बताओ, जिस पॉइंट से आपको पोजीशन निकालनी है उसको ओरिजिन बना लेना, उसको ओरिजिन बना लेना। ये हमारा x एक्सिस हो गया देखो यहां से, और ये y एक्सिस हो गया यहां से, ठीक है। अब यहां से देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r, 0। इसके कोऑर्डिनेट देखना, यहां से इसको मिला दो, ये r/2 है और ये √3/2r, ठीक है, ये √3/2r। ये एंगल यहां से देखो 60 डिग्री का हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया बोलो, ये हमारा r/2 है, सामने वाला ये √3r/2 आएगा। इसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बताइए, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये हो जाएंगे r/2, √3r/2। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r/2, √3r/2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से होगा। फिर से देखो, ABC 3 मासेस हैं, A को हमने ओरिजिन ले लिया क्योंकि हमको यहीं से पोजीशन निकालनी है। 0, 0 हो गए इसके कोऑर्डिनेट, इसके कितने हो गए r, 0, इसके कितने r/2, √3r/2 है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया। और इसके बाद जो है
क्या करना है हम लोगों को, पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, कहां पर होगी, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो हमको निकालनी है, कहां पर होगी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए यहां से सबसे पहले एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कितना है m1, m है और ये 0, तो ये m1 x1 हो गया इतना, प्लस m2 y2 2m इंटू r, ये हो गया तुम्हारा 2m इंटू r, प्लस यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, तीसरा मास है 3m, ये हो जाएगा देखो 3m और r/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास है सिस्टम का 6m, क्लियर है, m इंटू 0 2m इंटू r 3m इंटू r/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकलेगा, ये तो 0 हो गया हमारा, क्लियर है, ये 2 है और ये 3/2 है, तो ये हो गया कितना 7, देखो 3/2 का मतलब हो गया 1.5, 1.5 और 2 कितना हुआ, बोलो 3/2 आ रहा है, स्क्वायर कर लीजिए यहां से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी तुम्हारी 7r/12, ठीक, 2 और 1.5 3.5 होता है, तो ये आ जाएगा 7r/2, m कैंसिल हो जाएंगे यहां से, m सारे कैंसिल हो गए, तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 7r/2। तो कर लीजिए इसको, अब y निकाल लीजिए इसका, अगर इसमें हम लोग y कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ऊपर लिख देते हैं, अगर हम लोग y कैलकुलेट करते हैं, y ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देखो m1 y1 ये आएगा m इंटू 0, प्लस ये कौन है 2m इंटू 0, ये आएगा 2m इंटू 0, प्लस ये कितना है, ये आएगा 3m इंटू √3r/2 अपॉन 6mi, ठीक, ये दोनों तो 0 हो गए, तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया कितना √3, ठीक है ना, अभी देखो 3 2 6 होता है और 2 और 2 हो जाएगा 4, तो √3r/4, ये जो डिस्टेंस है y ऑफ सेंटर ऑफ मास है √3r/4, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी √3r/4, ओके, तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास इज √3r/4, x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 7r/12, x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 7r/4, ओके, y ऑफ सेंटर ऑफ मास, x ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास दो देखो सामने, बेटा तरीका समझ में आया, इसके कोऑर्डिनेट लेंगे 0,0 जहां से निकालना था, फिर ये r,0 है, ये कितना है r/2, √3r/2 है, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए, कैसे आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट आपने निकाला और बाकी फॉर्मूला लगा दिया x का y का, अगर z की आवश्यकता है तो z लगाइए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक एग्जांपल और करते हैं इसमें, एक एग्जांपल ये है कि जैसे आपने एक डिस्क को लिया इस तरीके से, ये मान लीजिए एक डिस्क है, ठीक, और ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे ये लाइन है यहां से, ठीक, इसका मास m है और रेडियस r है इस तरीके से। अब क्या हो रहा है इसमें कि हम लोगों ने एक मास यहां से कट किया है, कहां से कट किया है, r/2 डिस्टेंस से कट किया है, ये देखो यहां से मास को कट किया है, ये r/2 डिस्टेंस है, r/2 डिस्टेंस है, इतने मास को यहां से हमने कट किया हुआ है, बाहर निकाल दिया। अब आप बताइए, जैसे ही आप यहां से मास निकालेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ मास यहां है,
समझिए, पहले सेंटर ऑफ मास कहां था डिस्क का, यहां था। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, ये देखो, ये नया सेंटर ऑफ मास है। दिस इज न्यू सेंटर ऑफ मास, ये नया सेंटर ऑफ मास। ठीक, पहले सेंटर ऑफ मास कहां था, यहां था। अब सेंटर ऑफ मास यहां पर है। क्लियर है, सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ मास। नए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछ रहा है, कहां होगी, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझिए क्वेश्चन, सर्कुलर डिस्क है, आपने यहां से r/2 डिस्टेंस पर एक कट कर दिया सर्कुलर पार्ट, इसको बाहर निकाल दिया। कह रहा है व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अब इसमें करना क्या है, देखो तरीका इसका क्या है। तरीका इसका देखो ये है ना, व्हाट इज द मेथड, इसका देखो तरीका क्या है कि इसमें दो मासेस हम लोग बना लें। यहां से ये दो मासेस बना लें। एक तो ये पहले वाला सेंटर ऑफ मास है, फिर ये वो वाला है जिसको आपने निकाल दिया है, सॉरी बच रहा है, और ये वो है जो आपने निकाल दिया है। ये कौन सा वाला है बताओ, ये है रिमेनिंग वाला, इसका नाम रख लेना M2, इसका नाम M1, और ये M2 क्या है बोलो, ये रिमेनिंग, और M1 क्या है, ये रिमूव्ड है। ये हमारा रिमूव्ड मास, ये हमारा रिमेनिंग मास है, और ये है रिमूव्ड मास। ये रिमेनिंग मास है, ये हमारा रिमूव्ड मास है। इस तरीके से बात को समझिए, ये M1 हो गया है और ये M2 हो गया। एक काम करना, ये वाली डिस्टेंस ले लेना x1 और ये वाली डिस्टेंस ले लेना x2। क्लियर है। अब ये यहां पर इस वाले मास को जो पहले था इसको ले लीजिएगा ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है, और ये ले लीजिएगा एक्स एक्सिस। फिर से समझो, ये ओरिजिन वाला था ना पहले, इसको शुरुआत में यहां ले लीजिए। ठीक, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब बताइए, इसको आपने ओरिजिन ले लिया 0,0 है, 0,0 है। अब सुनो ध्यान से, ये मास तुमने हटाया है, ये बच रहा है। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है। M1 का सेंटर ऑफ मास भी यहां है, M2 का भी सेंटर ऑफ मास यहां है। दोनों को मिलाकर के सेंटर ऑफ मास हमने यहां ले रखा है। भाई यही तो स्ट्रक्चर है। अगर इसको वापस रख देंगे तो सेंटर ऑफ मास यही आ जाएगा, आगे अगर नहीं आए। तो यहां पर क्या है बताओ, जो M है बोलो, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये ओरिजिन पर है। अभी हमने लिखा था x ऑफ सेंटर ऑफ मास M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2 लिखा था यहां से। ये हम लोगों ने x ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा था यहां से, M1x1 प्लस M2x2 हमने लिखा था। तो अब क्या हुआ यहां से, x ऑफ सेंटर ऑफ मास को ले लीजिए 0, ठीक, M1 ये है, तो M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 अपॉन M1 प्लस M2। अब आप समझदार हैं, ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया, देखो M1x1 प्लस M2x2 बराबर 0 है, समझ में आया, ये हमारा 0 हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि M1x1 बराबर है माइनस M2x2, और हमें x2 निकालना है, तो ये आएगा माइनस M1 अपॉन M2 इंटू x1 हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा x2 है, नोट कर लेंगे, माइनस M1 अपॉन M2 इंटू x1 है। आ रहा समझ में, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, इसको रख करके हमने सॉल्व किया, माइनस M1 अपॉन M2 इंटू x1। देखो माइनस साइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि x2 देखो निगेटिव में है। अगर आप इसको ओरिजिन ले रहे हैं, इसको ओरिजिन ले रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव ली जाएगी और ये वाली निगेटिव ली जाएगी, और वो देखो निगेटिव यहां। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, क्या होगा इसमें,
जो मास होता है डिस्क में या किसी भी प्लेट में, तो मास जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब आप सुनो, यहां दो एरिया बना, इसका एरिया A1 जो बच रहा है उसका A2, तो यहां से x2 को लिखा जा सकता है माइनस A1/A2 इंटू x1। ये देखो यहां पर A1 क्या है? एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, ठीक है, और A2 क्या है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ये रिमेनिंग पार्ट का A1/A2, ये नोट कर लो यहां से। क्या हो गया इसमें? जो A1 है हमारा, जो A1 है, ये देखो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है यहां से, ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया इस तरीके से। यहां से इसका सेंटर देखो, टोटल सेंटर ऑफ मास यहां है, बचा वाला ये, और इस वाले का जो सेंटर ऑफ मास है जिसका तुमने नाम O डबल डैश रखा वो ये है। अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहां से? ये r/2, ये r/4, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी 3r/4। समझ रहे हो? ये जो डिस्टेंस आपने यहां लिखा है ना, ये वाली है 3r/4। ये वाली डिस्टेंस हो गई 3r/4 हो गई ये वाली हमारी। अब A1 कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा पाई, ठीक है ना, इसका रेडियस जो हमारी है ये है r/4 है, तो ये आएगा πr²/16। और दूसरा वाला जो एरिया है जो बचेगा वो है टोटल में से πr² माइनस πr²/16, और ये आएगा 15 πr²/16। ये वैल्यू 15 πr²/16। ठीक, A1 है A2 है, दोनों को उठाकर इसमें रख दी, आंसर आ जाए। ये दोनों को उठा करके इसमें रख दीजिए यहाँ पे, ये x2 बराबर है माइनस A1/A2, डिवाइड करो इसको, ये देखो ये πr²/16, ये 15 πr²/16, तो ये 1/15 है, और x1 की जगह क्या है? ये 3r/4 है कि नहीं? इसको यहां से सॉल्व करिए तो ये आएगा 5, तो x2 बराबर आएगा माइनस r/20। ये x2 आएगा माइनस r/20। x2 आ रहा है माइनस r/20। ठीक, x2 हो गया माइनस r/20। अब ये देखो वही माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि वो राइट और लेफ्ट वाली बात बता रहा है। माइनस r/20 जो है वो वही बात बता रहा है इसमें, लेफ्ट और राइट वाली, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो ये ठीक है। तो सर्कुलर पार्ट है, कोई भी शेप का पार्ट आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ मास अगर शिफ्ट होगा तो नया पोजीशन क्या होगी ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। What is the new position of center of mass? चलिए, तो सेंटर ऑफ मास की मैंने पोजीशन आपको निकालना बता दी। दूसरी चीज इसमें आपको बताते हैं, सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की तो ये आपको मिलेगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 मिलेगा। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे
तो ये आ जाएगा m1a1 प्लस m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m। ये और एक बात और याद रखिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आएगा, या हम ये लिख सकते हैं कि m1a1 प्लस m2a2 बराबर जीरो है, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा F1 प्लस F2, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं नेट डेवलप हो रहे हैं, सबका सम जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है, इसके देखो दो मतलब हैं, इसके दो मतलब हो सकते हैं। कौन कौन से? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने जीरो लिखा, इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म मोशन, ये दो मीनिंग नोट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो का मतलब है या तो रेस्ट पर है और या जो है यूनिफॉर्म मोशन, आइदर इट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, ओके, ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है। या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म मोशन करता है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है इसमें कि आप नीट में आया हुआ है और आईआईटी में भी आ चुका है। ठीक है, ये दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक मास यहां पे रखा हुआ है इस तरीके से, और एक मास यहां पे रखा हुआ है ऐसे स्फेरिकल शेप की बॉडीज में मान लीजिए, और ये इस तरीके से दोनों के सेंटर, ये C1 है, ये C2 है। इसकी जो मास है m है, रेडियस r है, इसका मास है 5m और रेडियस 2r। दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 12r। समझिए, दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12r है, दैट इज 12r। दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12r है, दैट इज 12r। दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 12r है, दैट इज 12r। बात को समझ रहे हो ना? ये वाली जो डिस्टेंस हमारी हो गई, ये हमारी 12r हो गई। दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारी 12r हो गई। ठीक, अब सुनो, इनका कहना है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जा रहे हैं। क्या मैंने बोला? बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉलर मास बिफोर कोलिजन। ये ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉलर मास बिफोर कोलिजन। देखिए, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। आपको बता दें, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये म्यूचुअल फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स है? ये म्यूचुअल फोर्स होता है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये म्यूचुअल फोर्स होता है, दैट इज म्यूचुअल फोर्स। समझ रहे हैं आप बात को? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? ये म्यूचुअल फोर्स होता है। इस बात को समझिए, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12r है। ये m मास r रेडियस है, ये 5m और 2r रेडियस है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब ये म्यूचुअल है इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो।
अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका क्या मतलब है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा। मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो ये अपनी जगह रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस क्वेश्चन में जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। समझ में आ रहा है? और ये सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट पर था, अगर ये पहले से रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेगा। अब एक काम करो, क्या लेट कर लेना x1 जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट और x2 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड। क्लियर है? x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट, x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड। अब देखिए ध्यान से, आप क्या लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0 लिख सकते हैं। यू कैन राइट m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0 लिख सकते हैं। भाई ये वहां से m1 हो गया, ये m2 हो गया। अगर ऐसा है तो यहां से देखिए m1 की जगह m और इंटू x1 प्लस m2 की जगह 5m इंटू x2 0, ये आएगा रिलेशन। एक बात और देखिए, यहां पर जब ये मासेस कोलाइड करेंगे, समझिए जब ये मासेस कोलाइड करेंगे, जिस समय ये मास जो है, दोनों मास जिस समय कोलाइड करेंगे उस समय की सिचुएशन देखिए, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अगर हम कोलिजन की समय की बात करें, देखो एक मास ये है, एक मास ये इस तरीके से हो गया, ये C1 ये C2, ये R हो गया, ये 2R हो गया। तो भाई एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जिस समय कोलिजन हो रहा है, ये R ये 2R, मतलब दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन कितना है, 3R। और शुरुआत में कितना सेपरेशन है, 12R। पहले 12R बाद में 3R, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, नेट डिस्प्लेसमेंट जो मिला है वो 9R मिला है। तो भाई ये हमारा 12R है, ये 3R है, ये नेट जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ये 9R मिल रहा है, दैट इज 9R। समझो बात को, जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है आपको ये 9R का मिलेगा। भाई 12R पहले का और दोनों के बीच का सेपरेशन 3R, तो बचा कितना, 9R हो गया। इसका मतलब है कि x1 और x2 को मिला करके 9R होगा। ओके, अच्छा यहां से एक बात और देखिए, अगर हम चाहें तो x1 और x2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, mx1 बराबर माइनस 5mx2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर माइनस 5x2। माइनस साइन क्यों आ रहा है बताइए, माइनस साइन आ रहा है डायरेक्शन का। एक का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। समझो बात, एक का जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव है तो दूसरे का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव आएगा, इसलिए माइनस साइन आया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर x1 की जगह लिख सकते हैं 5x2, ये वाला स्टेटमेंट उठाया मैंने, ये 5x2 किसकी जगह लिख दिया, ये देखो इतना लेना, केवल माइनस ना लेना, ये ले लिया, प्लस x2 ले लो, x2 बराबर आ जाएगा कितना, 9R, तो ये आ जाएगा 6x2 बराबर 9R, तो x2 आ जाएगा 1.5R। क्यों, और x1 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू x2, तो ये आ जाएगा 7.5R, ये हमारा x1 हो जाएगा। और यही पूछा था, ये देखो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल मास या स्मॉलर मास, इसी का पूछा था। x1 बराबर है 7.5R, x1 बराबर है 7.5R, ये वैल्यू है यहां से। ओके, तो x2 कितना हो गया, 1.5R हो गया, और x1 कितना हो गया, ये यहां से बना।
हो गया, x2 हो गया 1.5 r, x1 हो गया 7.5 r, ये x1 हो गया यहां से। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था वो स्मॉलर वाले मास का पूछा गया था, जो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था वो स्मॉलर वाले मास का था, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया ऐसे। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कैसे? सेंटर ऑफ मास की एसिलेशन की बात हो रही थी। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जीरो होता है। और अगर एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो इसका मतलब वो या तो रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी। हमने एक एग्जांपल आपको कराया रेस्ट वाला, क्लियर है? जनरली रेस्ट वाले ही आते हैं। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन आईटी में आया था एसिलेशन निकालने वाला सेंटर ऑफ मास। देखिए क्वेश्चन क्या था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या आया हुआ था कि एक पुली लगी हुई है यहां से, और ये आपने ऊपर से इसको सस्पेंड किया है। एक तरफ मास दिया हुआ था m और एक साइड मास दिया था 2m। क्या पूछा था? फाइंड एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा, ठीक है? ये दोनों मास है, ये 2m है, हैवी है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस है यहां से। ये देखो, ये कहां जा रहा है? ऊपर, ये कहां जा रहा है? नीचे। तो एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से पूछ रहा है कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ये हमारा हो गया, देखो 2m यहां पर है, और ये वाला जो मास है ये वाला m है, ये इस तरीके से। अब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। वही पूछ रहा है कि दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एसिलेशन बताओ। क्या पूछ रहा है? एसिलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब देखो यहां से, ये हमारा ए हुआ इधर, तो ये वाला भी ए हुआ यहां से, ये नीचे हुआ, ये ऊपर ए हो गया यहां से। अब अगर ऐसा हुआ तो एसिलेशन की वैल्यू निकालो। मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं मैं। A इक्वल्स टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये एसिलेशन निकलेगा। ये देखो, ये m1 है, ये m2 है, इसको आप m1 ले लेना, इसको m2 ले लेना, तो ये a निकल के आएगा 2m माइनस m इंटू जी अपॉन 3m, और ये सॉल्व करोगे तो g/3 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जरा देखो, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसका जो एसिलेशन है फर्स्ट वाले का ये होगा माइनस g/3, और जो दूसरे वाले का एसिलेशन होगा वो होगा प्लस g/3। ऐसे कर लो ना, ये ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस ले लो और नीचे वाली डायरेक्शन माइनस ले लो। ये माइनस g/3 है, ये हमारा प्लस g/3 है। नोट कर लो इसको, ये हमारा माइनस g/3 है और ये हमारा प्लस g/3 है, इस तरीके से है। ये ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ माइनस है। a1 हो गया माइनस g/3 प्लस g/3। हो गया कि नहीं हो गया? अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये लगाएंगे, लगा दीजिए इसको। ये आएगा, देखो m1, ये आएगा 2m और माइनस g/3 प्लस ये आएगा m और ये आएगा प्लस g/3 डिवाइडेड बाय ये आएगा 3m, और इसको सॉल्व करिए तो माइनस g/9 आएगा। नोट कर लीजिए, माइनस g/9। माइनस g/9। माइनस का मतलब क्या है? डाउनवर्ड। ये जो माइनस साइन है इसका मीनिंग होता है डाउनवर्ड। माइनस साइन का मीनिंग होता है डाउनवर्ड्स। क्लियर है? तो ये माइनस g/9 है। ये आपका हो गया, देखो मास 2m है, ये हो गया माइनस g/3, और ये कितना है? इस तरीके से। ओके, चलिए
तो ये आपका जो क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एसलेशन की जो वैल्यू है साइन के साथ रखते हैं। एसलेशन की जो वैल्यू है वो साइन के साथ रखते हैं। m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और करते हैं, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन। यहां पर एक बोट है, ये देखिए ये बोट है यहां, और बोट का जो मास दिया है वो दिया है 20 kg का। ये किनारा है यहाँ पे, ये बैंक ऑफ द रिवर है, ये किनारा है ऐसे, और ये बोट है। इस बोट के ऊपर एक डॉग जो है, ये यहां पर एक डॉग है, और डॉग का जो मास है वो 5 kg का है, और ये किनारे से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ है। एक डॉग है, बोट के ऊपर है, ये आपने जो बनाया हुआ ये बोट है, ये बोट है, ये नीचे पानी भरा हुआ है, और ये जो डॉग है 5 kg का है, और ये 10 मीटर दूर है किनारे से। ये किनारा है, ये इसका किनारा है किनारे से, और ये नदी है, ये नदी है, रिवर है। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर ये 10 मीटर दूर, नदी ले लो या इसको पॉन्ड ले लो, नदी तो बहती है, पॉन्ड ले लो इसको, तालाब। अब ये देखो पानी रेस्ट पर है, ये डॉग जो है बोट के ऊपर है। अब ये डॉग जो है 4 मीटर इधर चल रहा है। डॉग कितना मूव कर रहा है? 4 मीटर। किधर की तरफ बोलो? किनारे की तरफ, बैंक की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ, बोट जब ये 4 मीटर इधर मूव करेगा तो बोट पीछे जाएगी। तो अब बताओ डॉग की दूरी, डिस्टेंस किनारे से कितनी है? डॉग मूव्स 4 मीटर towards bank. Find the distance of dog from bank now. कितनी डिस्टेंस होगी इसकी किनारे से? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि ये जो डॉग है 4 मीटर इधर मूव कर रहा है, तो बताइए डॉग की अब कितनी डिस्टेंस होगी किनारे से? तो तरीका देखो, सीधा सीधा शॉर्टकट बताते हैं आपको। भाई देखो, डॉग आगे जाएगा तो बोट पीछे जाएगी। क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा। भाई बोट रेस्ट पर है ना, बोट हमारी रेस्ट पर है। अगर ये बोट रेस्ट पर है, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो F एक्सटर्नल यहां पर 0 है, F एक्सटर्नल 0 है, तो सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट रहेगा। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये रेस्ट पर रहेगा। समझिए बात को, सेंटर ऑफ मास जो है ये रेस्ट पर रहेगा। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा तो बात को समझना कि डॉग अगर आगे गया तो बोट को पीछे जाना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहे। अब सुनिए इसका तरीका क्या है कि डॉग पीछे आगे गया तो बोट कितना पीछे जाएगी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट ये निकाल दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट निकाल दिया जाए। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट देखिए कैसे निकाला जाता है। देखो डॉग इधर जा रहा है, डॉग इधर गया तो ये प्लस ले लेना, इसको माइनस ले लेना। अपने हाथ में होता है, तो किसी को प्लस माइनस ले सकते हैं। तो हमने इधर की तरफ प्लस ले लिया, इधर माइनस ले लिया, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए ये होगा माइनस। ठीक, अब बताइए कौन मूव कर रहा है? डॉग। डॉग का मास कितना है? 5। कितना मूव कर रहा है बोलो? है 4 मीटर। ठीक, अपॉन कितना? टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा बोलो? 20 और 5, तो ये हो गया 25। तो ये आएगा 5 से कैंसिल,
-0.8 मीटर, ये हमारा -0.8 मीटर हो गया। बात को समझिए, ये कितना होगा बोलो, -0.8 मीटर हो गया है। मतलब क्या होगा, ये 4 मीटर इधर आया, ये कितना पीछे चला गया बोलो, ये चला गया है -0.8 मीटर पीछे चला गया, इधर की तरफ चला गया। अब आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए अब कितना दूर है, डॉग किनारे से कितना दूर है, तो देखो ये 10 मीटर पहले था, ये 10 था, ये 4 इधर आया और इधर की तरफ कितना खिसका है बोलो, 0.8 मीटर खिसका है। तो ये आ जाएगा +0.8 मीटर, इतना न्यू डिस्टेंस निकलेगी, ये नई डिस्टेंस निकलेगी किनारे से। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3.2 मीटर, ये निकल के आएगा 3.2 मीटर। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? ये हमारा 3.2 मीटर है। फिर से देखिए, ये टोटल 10 मीटर है, 4 मीटर इधर गया, 10 - 4 बोलो कितना बचा बोलो, 10 - 4 जो है, सॉरी 3.2 नहीं, 10 - 4 वो 6, ये आ गया 6.8 मीटर। 3.2 मीटर जो है नेट डिस्प्लेसमेंट है डॉग का, जो डॉग का नेट डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग, ये हो जाएगा 3.2 मीटर। ये समझिए, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग कितना आ जाएगा बोलो, 3.2। पहले कितना था 10, कितना मूव किया है 4, बोर्ड कितना पीछे गई 0.8, बचा कितना 6.8। क्लियर है? डॉग कितना 4 इधर गया, बोर्ड पूरी खिसक गई 0.8, तो कितना डिस्प्लेसमेंट 3.2 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 4 चला है, लेकिन 4 उसका नेट नहीं है बोलो, 4 उसका नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, 3.2। तरीका समझ में आया? कौन मूव कर रहा है, डॉग, कितना मास है 5 इनटू कितना मूव कर रहा है 4 अपॉन 25। जो डॉग है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हमने प्लस लिया है, हमने इसके डिस्प्लेसमेंट को प्लस लिया है, और लास्ट में एक माइनस लगाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस है तो बोर्ड किधर जाएगी, उल्टी तरफ जाएगी। अगर उल्टी तरफ जाएगी तो माइनस लगा दीजिएगा, माइनस से आपको डायरेक्शन का आइडिया रहेगा कि कौन किधर जा रहा है। तो ये अगर बाईं तरफ गया है तो ये दाहिनी तरफ जाएगा, ये इसका बेसिक तरीका है। अब बताइए समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में मैंने सारी चीजें बेसिक्स आपको रिवाइज करा दी, नोट कर लीजिए इसको। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। बाय।